जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। साइंस की सुपर सीरीज़ जो हमारी चल रही थी उसका टॉपिक है आज हमारे पास तरंग यानी कि वेव। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी से एक नज़र बना लेते हैं। तो तरंग पढ़ेंगे, तरंग के प्रकार पढ़ेंगे, तरंग के गुण हम पढ़ेंगे यहाँ पे, और 3D डायग्राम्स के थ्रू हम इसको देखेंगे और तरंग की गति के बारे में जानेंगे। डायग्राम्स ज़रूरी है क्योंकि उससे जो है दिमाग में आराम से सेट हो जाता है आपके कि क्या चीज़ जो है वो किस तरह से है। तो यहाँ तरंग के प्रकार भी हम पढ़ेंगे ये सारणी के थ्रू। फिर हमने यहाँ पे ये जो नोट्स हैं ये लिए हैं, इस नोट्स के थ्रू डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, स्टेप बाय स्टेप हम इसको कवर करते जाएंगे तरंग को। ये देखिए यहाँ पे जैसे अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, इनको डायग्राम के थ्रू हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, फिर इनमें अंतर आएगा आगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, हर एक टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। आपको पता है श्रव्यता परिसर से जो है क्वेश्चन बनता है, तो उसको यहाँ पे आवर्ती से क्वेश्चन बनता है। आवर्तकाल, प्रतिध्वनि, तारत्व, आयाम, हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक। ध्वनि पढ़ेंगे, इसके बाद में ध्वनि की प्रकृति और संचरण, सोनार और डोपलर प्रभाव के बारे में जानेंगे। सोनार को यहाँ डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे और पूरी सोनार की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लेंगे, पूरा टॉपिक कवर करेंगे। जैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, देखिए कितने बढ़िया तरीके से समझाया गया है यहाँ पे। और ये यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट को हम डायग्राम से पढ़ेंगे। देखिए डायग्राम ज़रूरी है ताकि इमेज जो है आपके माइंड में सेट हो जाए। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे लेक्चर जो है कंप्लीट होगा प्रगामी और अप्रगामी तरंगों के बाद में। तो अब जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी लेक्चर सीरीज़। जो भी विद्यार्थी नए हैं, एक बार लाल बटन जो नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। देखिए तरंग को हमने बोर्ड पे भी पढ़ा है, तो वो लेक्चर्स जो हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वो भी आपको देखने हैं। और अब हम नोट सीरीज़ जो है हमारी नोट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तरंग, वेव। तरंग क्या होती है? तरंग का अर्थ होता है लहर। तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार का लहर है या एक प्रकार का विक्षोभ है। तरंग क्या है? एक प्रकार की लहर या विक्षोभ है। ये कंपन के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि बच्चा है, बच्चे ने मानो पानी के अंदर क्या डाला, कोई पत्थर डाला, तो एक वेव जनरेट हो गई, कंपन जनरेट हो गया, एक विक्षोभ जो है वो उत्पन्न हो गया। यही क्या कहलाया? तरंग कहलाई। क्या कहलाया? तरंग कहलाई। देखिए पढ़ते हैं। भौतिकी में तरंग का अभिप्राय अधिक व्यापक होता है, बड़ा अर्थ होता है, जहाँ यह कई प्रकार के कंपन या दोलन को व्यक्त करता है। कंपन मैंने आपको बता दिया, कंपन क्या होता है? जब कोई भी कण बहुत ही तेज़ रफ्तार में, बहुत ही तेज़ गति में अपनी स्थिति के इर्द गिर्द जो है गति करे, वो क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। और दोलन भी यही होता है, जैसे ये कोई कण यहाँ बंधा हुआ है, ये इसकी मध्य स्थिति है, ये पहले इधर गया फिर इधर आया, तो ये दोलन कहलाता है। तो दोलन या कंपन या लहर या कोई विक्षोभ क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम वेव कहते हैं। इसके अंतर्गत यांत्रिक, विद्युत चुंबकीय, उष्मीय इत्यादि कई प्रकार की तरंग गति का अध्ययन किया जाता है। देखो तरंग को कितने पार्ट में बांटा है ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो नाम आप देख रहे हो, अभी आप इससे परिचित नहीं हो, लेकिन जब ये लेक्चर समाप्त होगा तब आप इन नामों से अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं तरंग की परिभाषा। परिभाषा क्या है? देखो, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तरंग का इस्तेमाल होता है। तरंगों के द्वारा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो ये हो गई तरंग की परिभाषा। तरंग एवं तरंग की गति। ये देखिए यहाँ पे एक तरंग दिखाई हुई है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से जो है तरंगे देखो ये जनरेट हुई दिखाई दे रही हैं आपको। तो डायग्राम के थ्रू आप समझ भी सकते हैं। तरंग एवं तरंग की गति को जानेंगे। देखो, किसी द्रव्यात्मक माध्यम जैसे वायु, जल या रस्सी आदि में उत्पन्न विक्षोभ को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। आपको पता है तरंग इन माध्यम में जनरेट हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है, वायु में या जल में, या रस्सी को जब आप खींच देते हो किसी तनी हुई रस्सी को, तो वहाँ पे एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तरंग के प्रवाह को
तरंग गति या तरंग संचरण कहते हैं। तरंग जब चलती है मतलब तरंग का प्रवाह होता है, उसे ही हम तरंग गति या तरंग संचरण कहते हैं। तो ये तरंग और तरंग की गति यहाँ पे हो गई है, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है फ्री पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है और साथ में ही प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तरंग के प्रकार। तरंग के जो प्रकार हैं उनको 3 आधार पर डिवाइड किया गया है। पहला आधार जो है माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर 2 पार्ट में बांटा है तरंग को। एक तो है प्रत्यास्थ तरंगे या फिर इनको हम यांत्रिक तरंग भी कह सकते हैं, और दूसरा है अयांत्रिक तरंगे या जिनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। माध्यम के आधार पर, किस आधार पर? माध्यम के आधार पर। देखिए, माध्यम के आधार पर कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? माध्यम के कहने का आधार का मतलब हुआ कि कोई जो तरंग है वो तरंग या तो कोई माध्यम में गति करेगी या बिना माध्यम के भी गति कर सकती है। देखो, वे तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रत्यास्थ तरंगे या फिर यांत्रिक तरंगे कहलाती है। क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। और वे तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं, या इसको हम अयांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। तो यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर अयांत्रिक तरंगे, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी चल सकती हैं, ठीक है। तो माध्यम के आधार पर हमने तरंगों को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। अब है हमारे पास जो दूसरा आधार है हमारा, दूसरे कौन से आधार पर हमने तरंगों को बांटा है ये देखेंगे। तो माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर, माध्यम में कण किस प्रकार से कंपन करते हैं, इस आधार पर हमने तरंगों को 2 भागों में बांट दिया। कौन सा है देखेंगे? अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? देखो, कोई तरंग इस दिशा में चल रही है, ठीक है, और जो तरंग के अंदर कण है, छोटे छोटे क्या होते हैं? कण होते हैं। ये कण तरंग के चलने की दिशा, ये तो क्या है? तरंग के चलने की दिशा है, चलने की दिशा इस साइड है, और ये चलने की दिशा के लंबवत, यानी कि देखो लंबवत इस तरह से कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, तो वो तरंग क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। कौन सी तरंग कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि लंबवत 90 डिग्री के कोण पे कंपन करते हैं, ठीक है, और चलने की दिशा के 90 डिग्री के यानी कि लंबवत कंपन करते हैं, वो तरंग कहलाती है अनुप्रस्थ तरंग। इसके अलावा दूसरा हमारे पास ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? देखो, इसमें क्या होता है, कोई कण मानो, कोई तरंग मानो इस दिशा में जा रही है, तो इसके अंदर जो कण उपस्थित होते हैं ये तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं। देखो, ऐसे ही कंपन करते हैं, ये कंपन कर रहे, ये मानो कण है तो ये ऐसे कंपन करेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में तरंग चल रही है उस डायरेक्शन में ही कंपन करते हैं। तो ऐसी तरंगे क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। एक बार दोबारा बता रही हूँ, ये अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है कि तरंग जिस दिशा में चलती है तो तरंग के जो कण होते हैं वो भी तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश ही कंपन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आधार है हमारा यहाँ पे ऊर्जा के गमन के आधार पर। ऊर्जा के गमन के आधार पर जो तरंगे हैं उनको 2 भागों में बांटा है, प्रगामी और अप्रगामी तरंगे। यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ यांत्रिक, अयांत्रिक यानी कि विद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य यहाँ से ही बनते हैं। लेकिन प्रगामी और अप्रगामी को भी पढ़ेंगे, आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो आगे देखेंगे हम इनको वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए हम देखते हैं हमारा जो नोट्स का सेशन है वो। तो देखो, तरंग क्या है? तरंग वह विक्षोभ है जिसके माध्यम से ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। तरंग वह विक्षोभ है जिसके माध्यम से ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। ये मानो क्या है, आपका कोई ऊर्जा का पैकेट है। किसका पैकेट है? ऊर्जा का। इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो किसके माध्यम से होगा? मानो तरंग के माध्यम से। तरंग को सामान्यतः 2 प्रकार
में बांटते हैं। देखो सामान्य तो दो प्रकार में बांटा है इसने, पहला यांत्रिकी और दूसरा अयांत्रिकी। अयांत्रिकी मतलब विद्युत चुंबकीय, ठीक है। तो यांत्रिकी पढ़ते हैं पहले हम, यांत्रिकी तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे कौन सी होती है, यानी मैकेनिकल वेव्स, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए यानी कि जिनके चलने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। उदाहरण लेते हैं, वाद्य यंत्रों में लगे तार में उत्पन्न तरंगे, जैसे आप कोई गिटार बजाते हो या कोई सितार बजाते हो तो जो तरंग उत्पन्न होती है वो यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। पानी के पृष्ठ पर उत्पन्न तरंगे, कोई बच्चा मानो पानी में पत्थर मार देता है तो जो तरंग उत्पन्न होती है वो यांत्रिक तरंग होती है, क्योंकि इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखिए, यांत्रिक तरंग जो है उनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे भी मैंने आपको बताई, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे या ट्रांसवर्स वेव कहलाते हैं। देखो इस तरह से तरंग जा रही है और कण कैसे कंपन करेगा, लंबवत, ठीक है, इस तरह से। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इसके अलावा सेकंड है आपके पास अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या है, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है। तरंग भी इधर ही जा रही है और ये कण भी इधर ही कंपन कर रहा है इसी दिशा में, ठीक है। तो ये इस तरह का कंपन क्या कहलाता है, इस तरह की जो तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है, या इसको इंग्लिश में हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। अब जो सेकंड है हमारा अयांत्रिक तरंग, ये अयांत्रिक तरंग है क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये क्या है देखते हैं, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा ये निर्वात, निर्वात क्या होता है, जहाँ पे कुछ भी ना हो, कोई भी वायु ना हो, कोई हवा नहीं हो, वो निर्वात होता है। ये निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, प्रकाश तरंगे, लाइट वेव्स, एक्सरे और गामा रेज, गामा किरणें, ठीक है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो गए। अब तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इनको मैंने बोर्ड पर बहुत बढ़िया तरीके से भी बताया हुआ है, एक बार नोट्स में भी पढ़ लेते हैं। तरंग संबंधी परिभाषाएं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है बोर्ड वाला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार वापस बता रही हूँ, वापस देख लेना अच्छे से, ताकि सारे जो डाउट्स हैं वो आपके आराम से क्लियर हो जाएं। अब पढ़ते हैं हम नोट्स में। आयाम कंपन करने वाले किसी कण की मध्यमान स्थिति के एक ओर के अधिकतम विस्थापन को उस तरंग या कण का आयाम कहते हैं। क्या बोल दिया, देखो ये कोई कण है, यहाँ पे ये इसकी माध्य स्थिति है, ये अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित हो सकता है, मानो इतना अधिकतम विस्थापित हो सकता है। कोई कण था यहाँ पे, ये इसकी माध्य स्थिति थी, ये अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम कितना विस्थापित हो सकता है, ये जो अधिकतम विस्थापन है ये आयाम ए कहलाता है। समझ गए, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, आयाम ए। ये आयाम हो गया। अब है संपीड़न और विरलन। देखो तरंग के संचरण के दौरान वे स्थितियां जहां कंपन करते हुए माध्यम के कण बहुत पास पास आ जाते हैं, संपीड़न कहलाता है। देखो जैसे ये कण तरंग जो है वो यहाँ चल रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे तो कण क्या है, दूर दूर हैं, देखो दिख रहे हैं, जहाँ दूर दूर हो जाते हैं ना कण, वो तो कहलाता है विरलन। क्या कहलाता है, विरलन, देखो विरलन। और जहाँ पे देखो ऐसे बहुत पास पास आ जाए, चलते चलते बहुत पास पास आ जाए तरंग के कण, तब क्या कहलाती है, वो स्थिति संपीड़न कहलाती है, ठीक है। जब तरंग चलती है तो चलते हुए कण जो हैं वो बहुत पास पास आ जाएं, वो स्थिति तो क्या कहलाती है, मतलब बहुत पास पास आ गए तो वो स्थिति कहलाती है संपीड़न। और जब कण क्या हो, दूर दूर हो, कण क्या हो, दूर दूर हो, तो वो स्थिति कहलाती है विरलन, ठीक है। ये दो ये स्थितियां हो गई। अब है तरंग धैर्य, तरंग धैर्य। तरंग धैर्य क्या होता है, माध्यम में किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग धैर्य या वेवलेंथ कहलाती है। देखो ये कोई कण यहाँ अपनी मध्य स्थिति में बंधा हुआ है, अब ये एक जो है अपना कंपन पूरा करता है, वो एक कंपन में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, तरंग धैर्य। ये एक बार तो इधर गया,
आधा चक्कर हो गया, फिर इधर गया पूरा चक्कर, एक चक्कर पूरा कर लिया ना इसने। एक चक्कर जब कोई कण पूरा कर ले तो ये जो दूरी होती है ये क्या कहलाती है, उसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य कहलाती है। समझ गए। अब क्या है आवर्ती। आवर्ती क्या है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो ध्यान रखना। आवर्ती क्या है, माध्यम में उपस्थित किसी कण द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। क्या समझे, ये एक चक्कर लगाया है ना इसने, अब एक सेकंड में कितने, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा लेता है, वो चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, एक सेकंड में जो कंपन हुए उन कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। समझ गए। आवर्ती को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आवर्ती को और आवर्तकाल में जो संबंध होता है वो कई बार पूछ लिया जाता है। तो आवर्ती जो होती है वो आवर्तकाल की व्युत्क्रम यानी कि उल्टी होती है। आवर्ती F बराबर 1/T होता है, यानी 1/, आवर्तकाल। आवर्ती का ऐसा ही मात्रक बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना है, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। ठीक है, आवर्ती का ऐसा ही मात्रक। हम देखो डायग्राम के थ्रू बताया है, अनुप्रस्थ तरंगे जो हमने पढ़ी हैं, अनुप्रस्थ तरंगों को और अनुदैर्घ्य तरंगों को बताया होगा यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं अनुप्रस्थ तरंगे हमारे डायग्राम में। ये देखो जो आयाम आप बार बार पढ़ रहे थे, ये यहाँ पे आयाम आप समझ गए होंगे। और ये यहाँ पे देखिए जो ऊपर तक तरंग जाती है उसको हम श्रृंग बोलते हैं, और जो नीचे तक ये आती है, निचली जो स्थिति होती है उसे हम गर्त बोलते हैं। और ये यहाँ पे देखिए एक कंपन पूरा करने में जो दूरी इसने तय की है वो दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। देख रहे होंगे यहाँ पे तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ये दूरी एक चक्कर पूरा करने में जो दूरी तय की गई है ये दूरी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसके बाद में यहाँ पढ़ते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। देखो तरंग किधर जा रही है ऐसे, और माध्यम के कण कैसे कंपन कर रहे हैं, ये देखो लंबवत दिशा में कंपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी तरंगे क्या कहलाती है, देखो यहाँ डायग्राम से आप समझ भी सकते हो। अब मैं परिभाषा पढ़ रही हूँ। जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ये तरंगे श्रृंग व गर्त के रूप में चलती है। देखिए श्रृंग ऊपरी सिरा और गर्त निचला जो सिरा है वो। ये तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं। तरंग के मध्यमान स्थिति के ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को श्रृंग कहते हैं। अधिकतम विस्थापन जो ऊपर की ओर हो, बता दिया मैंने, श्रृंग कहलाता है। तथा नीचे की ओर जो अधिकतम विस्थापन होता है उसे हम गर्त कहते हैं। ठीक है, ये अनुप्रस्थ तरंगे आपने पढ़ ली है बहुत डिटेल के साथ में, आराम से। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है। ये बता ही दिया मैंने, इसको आप श्रृंग या शिखर कुछ भी कह सकते हो। अधिकतम जो विस्थापन है ऊपर की ओर, नीचे की तरफ जो अधिकतम विस्थापन है उसको हम गर्त कहते हैं। ये जो है इस तरह से मूवमेंट करती है, यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और एक चक्कर पूरा करने में जो दूरी तय करते हैं वो दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। और एक तरफ जो अधिकतम विस्थापन हो, एक तरफ जो अधिकतम विस्थापन हो उसको क्या कहते हैं, आयाम। फिर ये इधर वाला भी क्या है, आयाम। ये आयाम और आयाम पूरा मिलके क्या कर लेता है, तरंग दैर्घ्य बना देता है। ठीक है, जब पूरा चक्कर पूरा हो जाए, पूरा चक्कर पूरा हो जाए। ठीक है, जैसे इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक अगर दूरी पूरी कर ले तो ये कहलाता है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इस तरह से जो है आपने अनुप्रस्थ तरंगे पढ़ ली है। अब है हमारे पास यहाँ पे अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे देखो ये मैंने आपको बता ही दिया, जब बहुत पास पास में आ जाए ये स्थिति, देखो जब तरंग के कण बहुत पास पास आ गए तो ये स्थिति क्या कहलाती है, संपीड़न। पास पास है वो स्थिति क्या कहलाती है, संपीड़न। और जब कण दूर दूर हो, ये देखो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कण क्या है, तरंग के बहुत दूर दूर हैं, दूर दूर वाली स्थिति क्या कहलाती है, विरलन। क्या कहलाती है, विरलन। जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं तो उन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ये तरंगे संपीड़न एवं विरलन के रूप में चलती है, इसी तरह से चलती हैं। ये दिखाया है ना जैसा चित्र में, ऐसे ही चलती हैं। जहाँ तरंगे सघन होती है यानी पास पास होती है उसे संपीड़न कहते हैं, और जहाँ तरंगे दूर दूर होती है उन क्षेत्रों को विरलन कहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। तरंग जो है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, इनके अंदर अंतर, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर देखेंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे भी यांत्रिक तरंगे होती हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों यांत्रिक तरंगों का पार्ट है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तरंगों में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण के समांतर होती है। अनुदैर्ध्य तरंग में था ना, इस तरह से तरंग चल रही थी तो कण भी इधर ही चल रहे थे, तो ऐसा हो गया इसमें समांतर। और अनुप्रस्थ तरंग में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। तो तरंग इधर चल रही है तो कण इधर कंपन करेंगे ऐसे, तो ये लंबवत होती है। नेक्स्ट है यह सभी माध्यम में उत्पन्न होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे जो हैं वो सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न हो सकती हैं, ये गैस में उत्पन्न नहीं हो सकती, याद रखना। कौन सी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न और विलयन के रूप में संचरित होती हैं, ये पढ़ा था हमने, संपीड़न और विलयन के रूप में चल रही थी। और अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं वो शीर्ष और गर्त के रूप में संचालित होती हैं, ये डायग्राम में आपने पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और प्रकाश तरंगे जो हैं वो अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण होती है, ठीक है। वैसे तो प्रकाश तरंगे जो हैं वो अयांत्रिक तरंगों का उदाहरण भी होती हैं, क्योंकि इनको चलने के लिए निर्वात में भी चल सकती है, इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। पर ये इस रूप में चलती है, तो रूप में चलने के आधार पर इनको अनुप्रस्थ तरंगों में आप ले सकते हो, प्रकाश तरंगों को, ठीक है। अब आवर्तकाल पढ़ा था आपने। आवर्तकाल जो है आवर्ती का उल्टा होता है। आवर्तकाल किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। ये कोई पिंड है, यहाँ बंधा हुआ है कोई कण, ये जब एक कंपन पूरा करता है तो ये जो समय लगा, ये समय क्या कहलाया? यहाँ पे आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहलाया। इसको टी से डिनोट करते हैं और इसका सूत्र होता है टी बराबर 2π/ω, ठीक है। तरंग की चाल यहाँ पे बताएगी, तरंग की चाल क्या होती है? आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य होती है, आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। कोई तरंग की चाल निकालनी है आपको और उसकी आवर्ती और तरंग दैर्ध्य दे रखा है, तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तरंग की चाल आ जाएगी, ठीक है। अब है ध्वनि, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्वनि भी हम पढ़ चुके हैं और एक बार यहाँ पे नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कानों पर पड़ने से सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। देखो, ध्वनि जब एक ऐसी ऊर्जा है जो जब आपके कान के पर्दे पे गिरती है तो वहाँ पर क्या सुनने की संवेदना उत्पन्न हो जाती है और जिससे आपको सुनाई देता है, ठीक है। यानी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। सामान्यतः वायु के माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि यांत्रिक तरंग ध्वनि तरंग कहलाती है। तो ध्वनि तरंग कौन सी तरंग होगी? अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग का उदाहरण है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ, अनुदैर्ध्य तरंग या जिसको आप कह सकते हो यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। कौन सी तरंगे? ध्वनि तरंगे। बार बार पूछा गया है, याद रखो। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य या यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग यांत्रिक तरंग का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। अब क्या है, इसका मात्रक आपको पूछा जा सकता है कि ध्वनि को किस में नापते हैं? तो ध्वनि को डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि को डेसिबल में नापते हैं, जिसको शॉर्ट में हम डीबी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल कई बार पूछी जाती है, तो उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें वायु, जल, लोहा इंपॉर्टेंट है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, मतलब एक सेकंड में ध्वनि जो है 332 मीटर दूरी तय कर लेती है। जल में 1483 मीटर प्रति सेकंड, लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकंड और ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से आप ये समझ पा रहे होंगे कि ध्वनि की चाल का क्रम क्या रहता है किस माध्यम में। तो गैस में चाल जो है ध्वनि की सबसे कम होती है, उसके बाद द्रव में, देखो दिख रहा है ना आपको, वायु में सबसे कम, फिर जल में बढ़ रही है, फिर लोहे में बढ़ रही है, और ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। गैस में सबसे कम और ठोस में सबसे ज़्यादा, ठीक है। ठोस में सबसे ज़्यादा, ये नीचे लिखा हुआ भी है शायद, देखिए। ध्वनि की चाल ठोसों में अधिकतम होती है और गैसों में न्यूनतम होती है, ठीक है।
अब ध्वनि के कुछ अभिलक्षण हैं या कुछ गुण आप इनको बोल सकते हो, ये गुण पढ़ेंगे। ध्वनि के अभिलक्षण। पिच अथवा तारत्व। ध्वनि का तारत्व क्या होता है? पिच या तारत्व, पिच इंग्लिश में बोलते हैं, तारत्व हिंदी में, क्या होता है? देखो, ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व वह गुण है जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होना ज्ञात होता है। ध्वनि मोटी है या ध्वनि पतली है, इस तरह का ज्ञान होना क्या कहलाता है? ध्वनि का पिच या तारत्व कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखें। देखो, पुरुष होते हैं, पुरुषों की जो आवाज़ होती है वो स्त्रियों की आवाज़ से मोटी होती है। ठीक है, मतलब स्त्रियों की आवाज़ क्या होती है? पतली होती है, और पुरुषों की आवाज़ क्या होती है? मोटी होती है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों की जो आवाज़ है उसका तारत्व क्या होता है? उच्च होता है, अधिक होता है। और पुरुषों की जो आवाज़ है उसका तारत्व जो होता है वो कम होता है। ठीक है, यानी कि निम्न होता है। तो जिनका तारत्व ज़्यादा होगा उनकी जो है आवाज़ पतली होगी, और जिनका तारत्व कम होगा उनकी आवाज़ मोटी होगी। समझ गए? तो ये यहाँ पे पिच या तारत्व आप समझ चुके हो। अब आती है यहाँ पे प्रबलता। प्रबलता क्या होती है? ध्वनि का वह लक्षण होती है प्रबलता जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। धीमा या तेज सुनना किसी ध्वनि का क्या कहलाता है? ध्वनि की प्रबलता कहलाता है। यह हमारे कानों की सुग्राहिता पर निर्भर करता है। हमारे कानों की सुग्राहिता पर निर्भर करता है। देखो, पिच जो थी पहले, पिच यानी कि तारत्व जो था वो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता था, और प्रबलता जो है वो ध्वनि की सुग्राहिता पर निर्भर करती है। अब है हमारे पास यहाँ गुणता। ध्वनि का वह लक्षण जिसके आधार पर दो भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई समान आवृत्ति व समान तीव्रता की ध्वनियों में अंतर करते हैं, गुणता कहलाता है। क्या समझे? कोई दो वाद्य यंत्र ले लो, उन दोनों वाद्य यंत्रों में समान आवृत्ति और समान तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करो, और समान आवृत्ति और समान तीव्रता की ध्वनि होने के बावजूद भी उन ध्वनियों में अंतर करना क्या कहलाता है? उस ध्वनि की गुणता कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणता। तो यहाँ पे गुणता समझ गए हो। अब जल्दी से तीव्रता और देख लो, लास्ट गुण है तीव्रता। तीव्रता क्या होती है? देखो, एकांक क्षेत्रफल है। एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा, गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? तीव्रता कहलाती है। देखो, किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा की मात्रा ध्वनि तीव्रता या साउंड इंटेंसिटी कहलाती है। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, और यह कंपन के जो आयाम हमने पढ़ा है, कंपन के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आई समानुपाती ए की स्क्वायर। आई क्या है? यहाँ पे तीव्रता है, और ए क्या है? आयाम है कंपन का। तो कंपन के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या? आई क्या है? ध्वनि की तीव्रता है। ठीक है, अब ध्वनि के कुछ स्रोत हैं जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो हम यहाँ पढ़ेंगे ध्वनि के स्रोत। देखो, जो ध्वनि के स्रोत हैं उनमें ध्वनि कितनी डेसिबल होती है ये पढ़ेंगे। उनकी तीव्रता क्या होती है? पत्तों की जो सरसराहट होती है, पत्ते जब आवाज़ करते हैं तो उनकी तीव्रता क्या होता है? 10 से 20 डेसिबल। डेसिबल में नापते हैं ध्वनि को, ये इसकी इकाई है, इसलिए डीबी का मतलब यहाँ क्या है? डेसिबल है। साधारण हम बातचीत करते हैं तो उसमें ध्वनि 30 से 40 डेसिबल की होती है। जोर से कोई मानो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो वहाँ पे जो आपकी ध्वनि की तीव्रता है वो 50 से 60 डेसिबल की होती है। जेट विमान की 140 से 150 तक की जो तीव्रता होती है, और सायरन की 110 से 120 डेसिबल तक की तीव्रता होती है। तो ये कुछ यहाँ पे तीव्रता दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। अब एक वर्ड आता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होती है? देखो, जब कोई ध्वनि किसी अवरोध से, बड़े अवरोध से, कोई बड़ा अवरोध है, अवरोध मतलब रुकावट यहाँ टकराती है, किसी अवरोध से टकराती है और वापस सुनती है, परावर्तित हो जाती है तो वापस सुनती है, तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। देखिए, किसी विस्तृत या बड़े अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर पुनः सुने जाने की घटना को
प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। बोलते हैं ना कई बार इको बन रही है, इको साउंड बन रही है, वापस ध्वनि सुन रही है, ध्वनि परावर्तित होकर सुन रही है, ऐसा कुछ आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो ध्वनि के टकराकर वापस आने की या परावर्तित होने की घटना क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि या इको कहलाती है। यदि परावर्तक श्रोता के पास होता है तो प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती। ये देखो, अवरोध और जहाँ से ध्वनि जनरेट होती है यानी कि श्रोता, ये मानो श्रोता है, इनके बीच में दूरी होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है प्रतिध्वनि का सुनना। अगर इनके मध्य दूरी नहीं हो या कुछ और सामान इनके मध्य आता है तो प्रतिध्वनि सुनना आसान नहीं होता है, नहीं सुनाई देती है। तो ध्वनि के स्रोत और अवरोधक के बीच जो न्यूनतम दूरी है वो 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है मान लीजिए, और अवरोध के बीच की दूरी 17 मीटर अगर हो पाएगी तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई दे सकती है। अब है अनुरणन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर देख लेते हैं। किसी बड़े हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना अनुरणन कहलाता है। ठीक है, रिवाइब्रेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में हम। अब है यहाँ पे श्रव्यता का परिसर। श्रव्यता का परिसर हमने पढ़ लिया था वैसे, जो हमारी पिछली लेक्चर थी, लेकिन एक बार हम यहाँ पे दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, श्रव्यता का परिषद, जो तरंगे हैं उनको 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है अपश्रव्य, दूसरा होता है श्रव्य, और तीसरा कौन सा होता है? पराश्रव्य। तीसरा होता है पराश्रव्य। जो श्रव्य वाली तरंगे होती हैं ये 20 से नीचे होती हैं, 20 से कम, 20 हर्ट्ज से कम। श्रव्य वाली जो तरंगे होती हैं वो 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है। और पराश्रव्य तरंगे जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे होती हैं। ठीक है, देखो इसमें पहले श्रव्य तरंगे दिया हुआ है पर पहले श्रव्य नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको पढ़ना है अपश्रव्य। 1 नंबर इसे मानो, 2 नंबर श्रव्य को मानो और 3 नंबर पराश्रव्य को मानो। ठीक है, तो पहले नंबर पे अपश्रव्य, वे तरंगे जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। HZ लिख रही हूँ ना, ये हर्ट्ज है। ठीक है, ये ध्वनि की श्रव्यता का परिसर इससे हम मापते हैं। ठीक है, तो इनको हम इंफ्रासोनिक वेव्स भी बोल सकते हैं। मनुष्य इनको नहीं सुन सकता, मनुष्य इनको नहीं सुन सकता, ऐसा मानते हैं कि सांपों के द्वारा सुनी जा सकती है। ठीक है, तो ये अपश्रव्य हो गई। अब है श्रव्य। श्रव्य जिनको मनुष्य सुन सकता है, इनका होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आवर्ती परास, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, एक 0 लगा लीजिए। ठीक है, ये ऑडिबल वेव्स कहलाती हैं और मनुष्य इनको सुन सकता है। इसके बाद में हमारी आती हैं पराश्रव्य तरंगे। क्या आती हैं? पराश्रव्य तरंगे। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, इनको अल्ट्रासोनिक वेव्स भी बोलते हैं। मनुष्य इनको नहीं सुन सकता है, लेकिन बिल्ली, कुत्ता, मच्छर आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं। और जो चमगादड़ होता है वो इन तरंगों को उत्पन्न भी कर सकता है, जनरेट भी कर सकता है चमगादड़। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है तो। देखो, अब एक घटना आती है विस्पंदन की। विस्पंदन देख लेते हैं। ज़्यादातर सवाल इससे बनता तो नहीं है, पर थोड़ा पेपर का लेवल अगर हार्ड हो तो क्या पता सवाल यहाँ से बन भी जाए। देखिए, जब लगभग समान आवृत्ति की 2 ध्वनि तरंगे एक साथ उत्पन्न की जाती है, देखो आवृत्ति समान है और 2 ध्वनि तरंगों को एक साथ उत्पन्न करना है, तो परिणामी ध्वनि तरंग की तीव्रता समय के साथ बढ़ती तथा घटती है। ध्वनि की तीव्रता में यह परिवर्तन विस्पंदों या बीट्स की परिघटना कहलाता है। ठीक है, और अब देखिए, प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या विस्पंद आवर्ती या बीट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। देखो, कोई 2 ध्वनि तरंगे उत्पन्न की आपने, उनकी आवर्ती क्या है? समान है, तो परिणामी जो आपकी ध्वनि तरंग होगी उसकी जो तीव्रता है वो समय के साथ बढ़ेगी और घटेगी। ये क्या कहलाता है? विस्पंद कहलाता है, जो परिवर्तन होता है। और इनकी जो संख्या होती है प्रति सेकंड, वो प्रति सेकंड संख्या विस्पंद आवर्ती कहलाती है। समझ गए विस्पंद? ठीक है, अब देखो आवर्ती को यहाँ पे डायग्राम के साथ समझाया हुआ है बहुत ही शानदार तरीके से।
आवर्ती क्या है? एक सेकंड में कंपनों की संख्या को तरंग की आवर्ती कहते हैं। एक सेकंड में कंपनों की संख्या, एक कंपन कर लिया ना, ये देखो एक कंपन कर लिया, एक कंपन, ठीक है। ऐसे ही कितने कंपन करेगी वो एक सेकंड में, वो संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती। आवर्ती का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इसका। आवर्ती का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसे एन या एफ से प्रदर्शित करते हैं। जनरली आवर्ती को एफ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है? उच्च आवर्ती तरंग यहाँ पे शो हुई है जिनमें कंपन की संख्या ज़्यादा है, और यहाँ पे निम्न आवर्ती तरंग शो हुई है जिसमें कंपन की संख्या क्या है? कम है। तो इस तरह से आप इसको निम्न आवर्ती और उच्च आवर्ती की तरंग को भी समझ पाए हैं। अब यहाँ आ जाता है हमारा आवर्त काल। क्या है? आवर्त काल। एक कंपन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। ये एक कंपन है, देखो, ठीक है। ये इधर एक कंपन को पूरा करने में जो समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। क्या मात्रक होता है? सेकंड होता है। ये आवर्तकाल हो गया। फटाफट हो रहे हैं आपके क्वेश्चंस, देख लो। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि देखो, ये कोई स्रोत है, ये क्या है? कोई स्रोत है, यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। यहाँ ये क्या है? कोई बड़ा अवरोधक यानी बड़ी रुकावट है। यहाँ से ध्वनि क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है, और उनके बीच में मिनिमम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर की। तो वापस ध्वनि के परावर्तित होने की घटना या किसी बड़े अवरोध से टकराकर वापस आ जाने की घटना क्या कहलाती है? ध्वनि की प्रतिध्वनि कहलाती है, ठीक है। पढ़ते हैं। ध्वनि के परावर्तन के कारण बार बार सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। मनुष्य को स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए आवश्यक है कि दो ध्वनियों के बीच समय अंतराल 0.1 सेकंड हो। ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी d, इसका सूत्र निकालना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए। d इज इक्वल टू 17.2 मीटर। ये मैंने आपको बता ही दिया मोटा मोटा कि जो ध्वनि यहाँ जनरेट होती है उससे अवरोधक के बीच की दूरी कितनी? 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो ये आपकी प्रतिध्वनि हो गई। ये तारक तो मैंने आपको बता ही दिया है। वैसे ये तो ऊपर वाली निम्न तारत्व की ध्वनि है, नीचे वाली उच्च तारत्व की ध्वनि है। कंपन की संख्या ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, आयाम, निम्न आयाम और उच्च आयाम। जब ध्वनि के मृदु और प्रबल होने की बात करें तो मृदु ध्वनि कौन सी होगी? जिसका आयाम कम होगा। देखो ये आयाम यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, ये क्या है? आयाम है। ये क्या है? आयाम। आयाम अगर कम होगा तो क्या होगा? ध्वनि मृदु होगी। और आयाम अगर ज़्यादा होगा, उच्च होगा, तो ध्वनि क्या होगी? प्रबल होगी। ये आयाम है, समझ गए। तो ये यहाँ पे आपका हो चुका है। आयाम भी हमने देख लिया है, मृदु ध्वनि, प्रबल ध्वनि देख ली है। थोड़ा सा ध्वनि की प्रकृति और संचरण देखते हैं। ध्वनि की प्रकृति एवं संचरण। माध्यम में कंपन के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। माध्यम में जब कणों का कंपन होता है तो संपीड़न और विरलन होता है, वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न कराती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है क्योंकि ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, ठीक है। ये पहले पढ़ भी चुके हैं हम। बार बार में कुछ चीज़ें रिपीट भी हो रही हैं, साथ साथ में रिवीजन होता जा रहा है आपका। बार बार में पढ़ने से आपके माइंड में जो है अच्छी तरह से सेट हो जाएगा ये। अब पढ़ते हैं सोनार। देखो सोनार क्या है? सोनार शब्द साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग यानी सोनार से बना हुआ है। सोनार एक ऐसी युक्ति या ऐसा उपकरण है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, जल के अंदर मछलियों के समुदायों, शत्रुओं की पनडुब्बी या जहाज़ों आदि का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये एक तकनीक, एक इस तरह का उपकरण है जिससे हम दुश्मनों के जहाज़ों का पता लगा सकते हैं। समुद्र में कोई जहाज़ मानो डूब गया है या कोई प्लेन डूब गया है या समुद्र के अंदर कहीं कोई किसी चीज़ का पता लगाना हो तो पराश्रव्य तरंगे, जो हमारी जो थर्ड हमने तरंगे पढ़ी थी ना श्रव्यता परिसर में,
वो पराश्रव्य तरंगों का इनमें उपयोग किया जाता है सोनार में। ठीक है, सोनार एक प्रेषित्र होता है, इसे किसी नाव या जहाज में लगाया जाता है। प्रेषित्र होता है मतलब एक होता है स्रोत और एक होता है प्रेषित्र। चलो मैं डायग्राम में एकदम बढ़िया तरह से समझाती हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से देखो कोई भी तरंग है वो जाती है और सामने कोई मानो शत्रु का कोई जहाज हो या कोई जहाज डूबा हुआ हमें निकालना हो, वहाँ पे टकराती है और फिर वापस आ जाती है। तो इस तरह से ये वर्क करता है सोनार जो है। ठीक है, ये तकनीक काम करती है। अब यहाँ पे पढ़िए, सोनार इसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड ड्रेनिंग। उपयोग क्या होता है? पानी में दूर स्थित अवरोध की ठीक ठीक स्थिति, दिशा या चाल के मापन हेतु सोनार का उपयोग करते हैं। जो दुश्मन का जहाज है वो किस दिशा में है, किस चाल से चल रहा है, अब उसकी स्थिति क्या है। हमारा कोई जहाज है वो मिल नहीं रहा है तो उसकी ठीक स्थिति क्या है, कहाँ पे है, कहाँ जा रहा है, ये सब पता करते हैं हम पानी के अंदर सोनार तकनीक से। ठीक है, ये उपकरण होता है। सोनार कैसे काम करता है? प्रेषित्र से पराध्वनि तरंगे भेजी जाती है। पराध्वनि जो तरंगे हैं वो प्रेषित्र, ये यहाँ पे प्रेषित्र है, प्रेषित्र से भेजी गई हैं और ये अवरोध से टकराती हैं, मानो जहाँ पे हमें भेजनी है वहाँ पे टकराती है और वहाँ से परावर्तित होती हैं, वापस आती हैं, जिसको संसूचक के द्वारा प्राप्त करते हैं। यहाँ एक संसूचक लगा होता है और प्रेषित्र के द्वारा भेजते हैं तो एक प्रेषित्र भी लगा होता है। संसूचक से इसको प्राप्त कर लेते हैं और फिर इसको विद्युत संकेतों में बदलते हैं और पता करते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे है। तो इस तरह से सोनार जो है इस टेक्निक पे काम करता है। देखो दूरी क्या होती है? दूरी आपको पता ही है, चाल गुणा समय होती है। क्या होती है? चाल गुणा समय होती है। तो इस तकनीक का, इस सूत्र का यूज़ करके जो है वो डिस्टेंस वगैरह यहाँ पे या चाल निकालनी है या समय निकालना है तो वो यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो पानी में अवरोध की दूरी, पानी में अवरोध की दूरी कैसे निकालेंगे? पानी में ध्वनि की चाल, पानी में ध्वनि की चाल क्या होगी? और पराध्वनि भेजने में और वापस आने में, देखो भेजने में और वापस आने में जो समय लगता है, इनका गुणा किया जाए जब चाल का, और भेजने में वापस आने में जो समय लगा उसका गुणा किया जाए तो क्या आ जाएगी आपके पास? पानी में अवरोध की दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पानी में अवरोध की दूरी। बड़ा करके दिखा देती हूँ, देखो देखो। तो अब यहाँ पे दूरी क्या हो गई? दो बार हो गई ना, एक बार इधर गई एक बार इधर आई। तो 2D इज इक्वल टू वी इंटू टी, 2D इज इक्वल टू वी इंटू टी। लाभ क्या होते हैं? समुद्र की गहराई, चट्टानों, बर्फ की जानकारी, डूबे हुए जहाज या मलबे की जानकारी, जासूसी करने में या दुश्मनों के जहाज का पता लगाने में, या कोई प्लेन क्रैश हुआ है तो उसको ढूंढने में, ये सब चीज़ों में जो है सोनार जो टेक्निक है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको और डीपली पढ़ते हैं। तो सोनार टेक्नोलॉजी क्या है? इस टेक्नोलॉजी को हम समुद्र की गहराई मापने में या समुद्र में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे हम आसमान में किसी एरोप्लेन या मिसाइल का पता लगाने के लिए रडार का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से ये यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि आसमान के अंदर एरोप्लेन या मिसाइल वगैरह का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नाम सुना होगा रडार, रडार का उपयोग किया जाता है। उसी तरह से समुद्र में अपने आसपास के एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की दूरी पता करने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है, या किसी जहाज के मलबे को ढूंढने के लिए भी सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है, या दुश्मन के जहाज का पता लगाने के लिए भी सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड ड्रेनिंग का उपयोग करके ही पानी में रहने वाले जीव यह पता लगाते हैं कि उनके आगे कौन सी चीज़ कितनी दूरी पर है। और चमगादड़ भी सोनार साउंड वेव के जरिए ही अंधेरे में आसानी से पता लगा लेता है कि उसके आगे कोई दीवार है या नहीं, कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। आप देखोगे चमगादड़ जो होता है वो अंधेरे में भी उड़ता रहता है और उसको वो ये वेव जनरेट करता है, जो पराश्रव्य तरंगे हैं इनको वो जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, और इससे उनको पता लग जाता है जब ये ध्वनि तरंगे उससे उत्पन्न होके सामने किसी अवरोध या दीवार से टकराकर वापस आती है तो उसको पता लग जाता है कि आगे दीवार है या नहीं, तो वो टकराता नहीं है। ठीक है, और उसको कितना तेज़ उड़ना है, किधर मुड़ना है, राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, ये सब वो पता लगा लेता है। इसी तरह से सोनार भी ये यूज़ कर लेता है।
सोनार टेक्निक जो है वो दो तरह से काम करती है, एक तो एक्टिव सोनार और दूसरा पैसिव सोनार। किस तरह से काम करते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। देखो, एक्टिव सोनार टेक्नोलॉजी में एक तरफ से साउंड वेव को भेजा जाता है। देखो जैसे इसमें दिखाया है, एक तरफ से साउंड वेव को यहाँ पे भेजा जा रहा है। जो लाल तरंगे हैं ना, वो देख पा रहे हैं आप, लाल तरंगे भेजी गई तरंगे हैं। और जब वह वेव सामने वाले किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है तो हम ट्रांसमीटर से पता लगा सकते हैं कि सामने वाला ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये सामने ऑब्जेक्ट है, इससे वापस टकरा के जो ग्रीन वाली तरंगे यहाँ पे आपको दिख रही है ना, वो ग्रीन वाली वापस परावर्तित होकर टकरा कर आई हैं और लाल वाली जो है आपने भेजी है। तो इस तरह से आपको पता लग जाता है कि जो सामने ऑब्जेक्ट है या सामने कोई चीज़ रखी है, कोई वस्तु रखी है, तो वो कितनी दूरी पर है। तो ये है एक्टिव सोनार। इसके बाद में आता है पैसिव सोनार। पैसिव सोनार में क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं। पैसिव सोनार टेक्नोलॉजी में हम बिना किसी साउंड वेव को भेजे ही सामने आने वाली वेव से पता लगा सकते हैं कि हमारे आसपास कौन सा ऑब्जेक्ट या वस्तु कितनी दूरी पर है। और उस टेक्नोलॉजी का उपयोग नेवी में भी किया जाता है ताकि उनको पता लग सके कि कोई कहीं पे कोई दुश्मन का जहाज़ उनके इलाके में या उनके एरिया में नहीं घुस गया हो। ठीक है, ये यहाँ पे देखो इस तरह से आपको दिखाया गया है। इस तरह से यहाँ पे सामने जो वेव्स आती हैं उससे पता लगा लेते हैं कि सामने कोई दुश्मन का जहाज है या नहीं। तो ये है यहाँ पे पैसिव सोनार। देखो, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो चुकी है कि साउंड वेव से हम सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट की दूरी ही नहीं बल्कि उसका शेप भी पता लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जहाज आ रहा है, किस तरह की क्या चीज़ आ रही है, कि जिस ऑब्जेक्ट से हमारी साउंड वेव वापस आई है उसका आकार क्या है। ठीक है, अब हमारा आता है डॉपलर इफ़ेक्ट। डॉपलर इफ़ेक्ट एक बार हम यहाँ पे नोट्स में पढ़ेंगे। डॉपलर इफ़ेक्ट देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। डॉपलर प्रभाव क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बनता है यहाँ से एग्जाम में। जब किसी ध्वनि स्रोत तथा श्रोता, स्रोत क्या होता है, जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, मानो ये बोल रहा है, और एक होता है श्रोता। श्रोता क्या होता है, जहाँ पे ध्वनि पहुँच रही है। ठीक है, जहाँ पे ध्वनि क्या हो रही है, पहुँच रही है। तो श्रोता तथा स्रोत के बीच अपेक्षित गति होती है, तब श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति स्रोत की आवृत्ति से भिन्न होती है। जब उनके बीच में गति हो, ठीक है, तब जो श्रोता ध्वनि उत्पन्न करता है उसकी आवृत्ति और जो स्रोत सुनता है उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले इस परिवर्तन की घटना को डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट कहते हैं तथा श्रोता के द्वारा सुनी गई आवृत्ति को आभासी आवृत्ति कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो आवृत्ति की तरंगे या वो आवृत्ति की ध्वनि उसने जनरेट नहीं की थी स्रोत ने, जो कि श्रोता यानी कि लिसनर ने सुनी है। ठीक है, इसको अब हम पढ़ते हैं थोड़ा डायग्राम में। डायग्राम में पढ़ेंगे, यहाँ पे आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो डॉपलर इफेक्ट, यहाँ पे कोई साउंड वेव जो है वो जनरेट हो रही है। ठीक है, ये तो यहाँ पे एक जगह पे ये रखा हुआ है और ये यहाँ पे जो है इसकी तरफ आ रहा है, ये इसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इससे दूर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की आवृत्तियों का ये इसको क्या होगा, आभास होगा। तो देखो यहाँ चित्र से आप समझ रहे होंगे कि जब जो स्रोत है जहाँ से ध्वनि जनरेट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, वो जब आपके पास आता जाएगा तो ये तीव्र होती जाएगी। और जब एक जगह पे स्थिर है तब ये सामान्य है, नेचुरल है। और जब स्रोत जो होता है वो दूर जाता है, ध्वनि वाला, यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो ये दूर जाएगा, तो ये आवृत्ति जो है वो यहाँ पे निम्न होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, कम आपको सुनाई देगा। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हो। या एक डायग्राम यहाँ पे ये और बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें एक लेडी देखो यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे एक मैन खड़ा है। ठीक है, इसमें ये जो है एम्बुलेंस है, ये इस साइड से इस साइड जा रही है। ठीक है, तो जिस दिशा में जाती होती है, जिसके पास जाती होती है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इस
इस आदमी को क्या फ्रीक्वेंसी सुनेगी, इसके लिए फ्रीक्वेंसी इसकी होगी हाई, और जिससे ये दूर जा रहा है उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो। तो इस तरह से इस प्रभाव को आप समझ सकते हैं, डोपलर इफेक्ट को या डोपलर प्रभाव को। ठीक है, ये यहाँ पे दृश्य स्पेक्ट्रम जो है, या दृश्य प्रकाश जो है, उसका डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है। ये पूरा इसमें आ नहीं रहा था तो इसको इस तरह से शो किया है। सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किसकी होती है, लाल रंग की, उसके बाद नारंगी, पीला, फिर हरा, फिर नीला, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की। किसकी होती है, बैंगनी रंग की। तो ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाला रंग है लाल, सबसे कम बैंगनी। ठीक है, याद कर लिया, वेरी गुड। ये यहाँ पे अवरक्त किरणें और गामा किरणें, इनकी भी यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो, पर मैं इसकी पीडीएफ शो कर दूंगी, पीडीएफ शेयर कर दूंगी आपको। ठीक है, तो आराम से आप इसको याद कर सकते हो। अब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में प्रगामी और अप्रगामी तरंगे क्या होती है, उनको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रगामी तरंगे क्या है, जब हम किसी माध्यम में लगातार तरंगे उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करते हैं। जैसे कोई तरंग उत्पन्न हुई है तो ये कण है कोई, ये अपनी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करेगा। ठीक है, तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुए विक्षोभ को समतल प्रगामी तरंग या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। ये तरंगे एक ही तल में आगे बढ़ती हैं। उदाहरण से समझ में आएगा आपको, जैसे तालाब की सतह पर उत्पन्न तरंगे या डोरी में उत्पन्न तरंगे, ये कहलाती हैं यहाँ पे हमारी प्रगामी तरंगे। क्या कहलाती हैं, प्रगामी तरंगे। अब देखिए दूसरा है अप्रगामी तरंगे। आपने पढ़ा था ऊपर कि ऊर्जा के गमन के आधार पर है। ठीक है, दूसरा है अप्रगामी तरंग। जब समान आवर्ती व समान आयाम की दो प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में समान चाल से एक ही रेखा में परंतु विपरीत दिशाओं से आकर अध्यारोपण करती है, यानी अध्यारोपित होती है, तो उत्पन्न हुई नई तरंग माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है। जो नई तरंग उत्पन्न होगी ना, वो माध्यम में स्थिर प्रतीत होगी। क्यों? क्योंकि जो दो समान आयाम और आवर्ती की प्रगामी तरंगे आई थी, उनकी दिशाएं क्या थी, विपरीत थी, इसलिए ये स्थिर प्रतीत होंगी। अतः इस तरंग को अप्रगामी तरंग कहते हैं। ये तरंगे अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगों से उत्पन्न किए जा सकती हैं। कौन सी तरंगे, अप्रगामी तरंगे। तो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है प्रगामी अप्रगामी तरंगों के साथ में ही। लेक्चर में कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना है, वहाँ से फ्री पीडीएफ और नोट्स आपको मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ चैनल ज़रूर शेयर करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले और रेगुलर जो है आपकी क्लासेस आती रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा नहीं करना, वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ओके, अगर लाल बटन जो है, रेड बटन वहाँ पे शो हो रहा है सब्सक्राइब वाला, तो ही सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।